हमें आज़ाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर गोस्वामी हमें आज़ाद न्यूज़ के लिए इस वक्त मौजूद हूँ पूर्व मंडी अध्यक्ष व वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता व गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जी रहे व्यक्तियों के लिए लगातार संघर्ष करने वाले संजय चोपड़ा जी से। आज जनहित के कई मुद्दों पर चर्चा के लिए हम मौजूद हैं संजय चोपड़ा जी के पास, जो सर्वप्रथम मैं आज G20 सम्मेलन जो हो रहा है भारत में, उस विषय से शुरुआत करना चाहूँगा। जानेंगे संजय चोपड़ा जी के उस विषय में क्या विचार है। देखिए, देश में प्रथम बार G20 सम्मेलन होने जा रहा है और G20 सम्मेलन में हर सेक्टर का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें शिक्षा है, कृषि है, उद्यान है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और लघु उद्योग है, भारी उद्योग है। हर सेक्टर के बारे में उसमें चर्चा होगी और फिर उसमें कौन से देश ने कौन से राज्य के शहर के अंदर इन्वेस्ट करना है, वो एक योजना बनेगी। और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देश हैं, विकसित हैं जो देश, वो लोग इसमें प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और लास्ट में सितंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में एक सम्मेलन होगा, उसकी अध्यक्षता करेंगे, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं। उसी को लेकर क्रमवाई देश के कई राज्यों में G20 सम्मेलन शुरू हो गए। अभी चंडीगढ़ में सम्मेलन हुआ जिसमें शिक्षा के बारे में चर्चा हुई। अमृतसर भी उसमें सम्मिलित है, यूपी का बनारस उसमें सम्मिलित है। बनारस में तो 3 मीटिंग होनी है। लखनऊ उसमें सम्मिलित है, मथुरा वृंदावन उसमें सम्मिलित है। तो पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने का भी इसमें उद्देश्य है। और हमारे उत्तराखंड के अंदर अभी 3 शहर चिन्हित किए गए हैं, जिसमें रामनगर में मार्च में शुरू हो जाएगा, अभी 28 मार्च से, और उसके बाद ऋषिकेश है, फिर हमारा जो है क्या बोलते हैं इसको, नरेंद्र नगर है। लेकिन हरिद्वार इसमें सम्मिलित नहीं है। मेरी प्रमुखता से यही मांग है कि जनप्रतिनिधि इसका संज्ञान लें, स्थानीय जनप्रतिनिधि। हरिद्वार भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए। हरिद्वार इसलिए सम्मिलित होना चाहिए कि हरिद्वार विश्व विख्यात आध्यात्मिक नगरी है और वैसे भी मोक्ष का द्वार कहा जाता है, वो हरिद्वार है, हरि का द्वार। यदि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है तो हरिद्वार में ही माँ गंगा का स्नान करके, हर की पौड़ी का स्नान करके तब 4 धाम यात्रा प्रारंभ होती है। यहाँ नहीं कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा ही प्रारंभ होती है, देश की भी जो 4 धाम यात्रा है, जिसमें बद्रीनाथ जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, रामेश्वरम है और हमारे तिरुपति बालाजी हैं। इस प्रकार की जो 4 धाम यात्रा है वो भी यहाँ के स्नान का ही फल है। तो मैं कहना चाहता हूँ। और फिर उसके अलावा आप देखेंगे कि हर 6 वर्ष बाद, अभी तो 12 वर्ष में यहाँ पर कुंभ होता है, हर 6 वर्ष बाद यहाँ पर अर्ध कुंभ होता है। 12 वर्ष का कुंभ, फिर 6 वर्ष। फिर उसके अलावा आप देखेंगे कि कावड़ मेला तो यहाँ अर्ध कुंभ और कुंभ मेले को भी फेल करता है। जिस प्रकार का भव्य और दिव्य आयोजन होता है वो भी, और स्वयं होता है माँ गंगा के आशीर्वाद से। तो यहाँ डेवलपमेंट की आवश्यकता है, हर सेक्टर को यहाँ आवश्यकता है हरिद्वार के अंदर। ये नहीं कि हरिद्वार के अंदर तीर्थयात्री आएगा, तीर्थाटन आएगा या पर्यटन आएगा, किसी सेक्टर में नहीं। यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलने चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलने चाहिए। जब हरिद्वार की भूमि में G20 होगा तो निश्चित रूप से मेरे को पूर्ण विश्वास है कि जब देश दुनिया के सामने हरिद्वार का चेहरा आएगा तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हर सेक्टर के बारे में चर्चा होगी। और जहाँ तक कि जो हमारी तीर्थ मेले, यहाँ पर तीर्थ नगरी के अंदर आए दिन मेले होते हैं, उस पर चर्चा होगी। आज अगर आप देखेंगे अभी 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है। आप देखेंगे अभी से ही जाम की स्थिति लगनी शुरू हो गई। तो ये स्पष्ट हो गया कि जो हमारा नेशनल हाईवे है उससे काम नहीं चल रहा। उसके बाद हम तीर्थयात्रियों को जो है चिल्ला के मार्ग से भेजने का काम करते हैं।
उससे भी काम नहीं चलता। हील बाईपास हाथ से सफ़ेद हाथी की तरह कंप्लीट खड़ा है और इसका उपयोग नहीं हो रहा, जबकि इसका मार्ग भी मैं समझता हूँ मोतीचूर तक का बन चुका है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि तमाम जनप्रतिनिधियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। G20 सम्मेलन हरिद्वार में होना चाहिए और किन कारणों नहीं हो रहा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी भावना यही है, क्योंकि मैंने अभी देखा, मुझे अवसर मिला बनारस में अपने रेडी पटरी वालों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और वहाँ की जो गोष्ठी थी वो G20 पे थी। तो मेरी समझ में पहले तो G20 नहीं आया, लेकिन जब मैंने वहाँ देखा बारीकी, जब वहाँ के विधायक को मैंने सुना कि वहाँ का जनप्रतिनिधि किस प्रकार से 3 मीटिंग करा रहा है, नीलकंठ तिवारी जो बनारस के जो है कैंट क्षेत्र के विधायक हैं, 3 मीटिंग करा रहे हैं वो अपने क्षेत्र के अंदर। तो वहाँ की जागरूकता, लगनशीलता, वहाँ का मोदी जी का आशीर्वाद वहाँ निश्चित रूप से वहाँ की जनता को मिल रहा है। तो हमारे यहाँ भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी ज्ञाता हैं, शिक्षक हैं, उनकी उल्लेखनीय पूरे वर्ल्ड में विख्यात है। जहाँ तक कि मैं तो समझता हूँ कि वो निश्चित रूप से उन्होंने जब 2010 के अंदर कुंभ में ये नोबेल पुरस्कार की मांग की थी, वो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि वो एक बिल्कुल न्याय संगत मांग थी। चारधाम यात्रा के बारे में अभी जो आपने चिंता व्यक्त की है, यातायात को लेकर किस तरह से सुचारू हो, क्योंकि फिर तुरंत आपका चारधाम यात्रा के बाद फिर यहाँ कांवड़ मेला भी आयोजित होगा, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि तो कई मेलों को फिल करता है, बड़े कुंभ मेलों को फिल करता है। तो यातायात के लिए जो ये पुल अभी बन रहा है आपका जोधारी से ये जो आपका शांतिपुर से जोधारी तक, तो इसके कार्य जो चल रहा है ये धीमी गति से। और एक मुद्दा मैं और उठाना चाहूँगा इस विषय में, ये एक अतिक्रमण ठीक दुधाधारी के ठीक सामने एक मंदिर अतिक्रमण की हुई है उस भूमि पर, तो उस विषय में आपका क्या कहना है? और ये जो यातायात सुचारू किस तरह से, क्योंकि पिछले वर्ष भी जो यहाँ यात्री श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी हुई, घंटों घंटों जाम में गर्मी में रहना पड़ा, तो उस विषय में क्या कहेंगे समाज? आपके 3 विषय हो जाते हैं इस विषय को जोड़ते हुए। प्रथम विषय आ जाता है आपका कि यातायात जो बाधित होता है उसका क्या अल्टरनेट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, उसका अल्टरनेट होना चाहिए स्थानीय क्षेत्रों में छोटी छोटी पार्किंग होनी चाहिए। जहाँ तीर्थयात्री आ रहा है वहीं उसको अगर पार्किंग की जगह मिल जाएगी, वो बजाय दीनदयाल पार्किंग के अलावा दूसरी पार्किंग में ही खड़ा हो जाएगा और वहीं से वो गंगा स्नान करेगा और वो अपने गंतव्य को चल पड़ेगा। लेकिन मैं इसी के साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पर नितांत आवश्यकता है एक और बाईपास की, चाहे वो अंडरग्राउंड बाईपास हो, चाहे वो मैं समझता हूँ कि फिर शिवालय पर्वत पर बने, लेकिन एक बाईपास की वहाँ पर आवश्यकता है, 100% है। जिस प्रकार से क्राउड बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से आए दिन तीर्थयात्री है। और फिर दूसरा विषय आपका आ गया कि दूधाधारी वाला जो पुल है वो धीमी गति से कार्य चल रहा है। देखिए, वो धीमी गति से कार्य चल रहा है या तेज़ी से चल रहा है, वहाँ के लोगों को चिंता होनी चाहिए। वहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद हैं उनको इस बात को उठाना चाहिए, क्योंकि आने वाली चारधाम यात्रा है, सभी लोग प्रभावित होते हैं। और साथ में मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री मदन कौशिक जी से, इस मामले को संज्ञान में लें कि वो पुल धीमी गति से क्यों चल रहा है, धीमी गति से क्यों कार्य उसके हो रहे हैं, ताकि वो उसमें तेजी आए। तीसरा विषय आपका है अतिक्रमण। अतिक्रमण में मैं कहना चाहता हूँ कि अतिक्रमण का जो सिलसिला है जिला प्रशासन का चलाने का, उससे काम चलने वाला है कि आज आप बुलडोजर लेकर आए, आपने आज 50,000 रुपया खर्च कर दिया, 5 लाख रुपया खर्च कर दिया, 2 लाख खर्च कर दिए सरकार के, और अतिक्रमण आपने हटाया, आपने अतिक्रमण हटाया, शाम को फिर उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई विषय नहीं है। आपको योजना बनानी पड़ेगी, आपको DPR इस तरीके के तैयार करने पड़ेंगे कि भविष्य में वहाँ पर अतिक्रमण ना हो। वहाँ पर अगर स्ट्रीट वेंडर काम कर रहा है तो उसको आप वेंडिंग जोन दीजिए, उसको स्थानीय कारोबार स्थान दीजिए। एक 4 सेक्टर में आप जो है फ्रूट सब्जी की मार्केट बना दीजिए, रेडीमेड की मार्केट बना दीजिए, इस प्रकार से उसे कारोबार दीजिए। स्थानीय लोगों को कारोबार भी मिल जाएगा और जो स्थानीय सहायता समूह है वो भी मुख्य धारा में आ जाएंगे। क्योंकि पंचपुरी में नशे का कारोबार
बुरी तरह से फैल चुका है। अब नशा कई रूपों में आ चुका है, सूखा नशा कहें या अन्य प्रकार नशे कहें, तो उस पर नियंत्रण के लिए क्या कहेंगे? नशा एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है और मैं तो साधुवाद देना चाहता हूँ यशस्वी एसएसपी अजय कुमार जी ने जब से यहाँ की कमान संभाली है हरिद्वार की। मैं यूँ तो नहीं कह सकता कि उन्होंने 100% इस पर अंकुश लगा दिया, लेकिन उन्होंने प्रयास किए और प्रयास फलीभूत होते हुए भी दिखाई दे रहे। अब उसमें जिम्मेदारी आ जाती है हमारी सामाजिक कार्यकर्ता। जब तक किसी भी विषय को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता बीड़ा नहीं उठाएंगे तब तक कोई भी मिशन सक्सेस नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कप्तान साहब को एक टीम ऐसी गठित कर देनी चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता हों, पत्रकार हों, व्यापार मंडल के लोग हों, धर्मशाला एसोसिएशन के सचिव के लोग हों, उनकी एक जिम्मेदारी सुनिश्चित हो जाए कि कहीं भी अगर किसी प्रकार की घटना मिल रही है कि नशा हो रहा है तो उनकी एक ऐसी जिम्मेदारी उनको महसूस हो कि जैसे हमारा कर्तव्य है, हम पुलिस को इन्फॉर्म करें और उस पर अंकुश लगाएं। क्योंकि देखिए आने वाले समय में गिरी जी जो नई पीढ़ी है वो मैं समझता हूँ कि हमें माफ़ नहीं करेगी। अगर हमने इस प्रकार के कदम नहीं उठाए तो हमें इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए और हमें जो प्रशासनिक अधिकारी इस हरिद्वार की सेवा कर रहा है, बहुत सारे अधिकारी यहाँ पर अच्छे हैं जो आए हैं जिन्होंने अब हरिद्वार की फिजा को बदलने का प्रयास किया। जैसे हमारे जिलाधिकारी मीना शंकर पांडे हैं, हमारे नगर निगम के आयुक्त हैं दयानंद सरस्वती, वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारी सिंचाई विभाग की मंजू हैं, उनको भी काफ़ी नॉलेज है सिंचाई के सेक्टर में, वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे देखो टीम खेलती है और टीम कार्य करती है। जब टीम अच्छी होगी तो निश्चित रूप से वो छक्के भी मारेगी, चौके भी मारेगी और वो टीम ही जीतती है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में इस और लगातार गोष्ठियाँ होनी चाहिए, लगातार चर्चा होनी चाहिए, लगातार प्रेस भी इसको जागरूक रखे उस अभियान को। और जब तक एक टीम नहीं बनेगी इस नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए, तब तक हम समझते हैं कि हम इस पूरी लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। जनहित के विभिन्न मुद्दों पर एक आज व्यापक चर्चा हमारी हुई संजय चोपड़ा जी से। किस प्रकार से वो निर्बल वर्ग के लिए और आप चार धाम यात्रा को लेकर, कांवड़ मेले यात्रा को लेकर किस तरह से चिंतित हैं अभी से, क्योंकि अभी यात्रा चार धाम आयोजित भी नहीं हुई है, लेकिन अभी से चिंतित हैं। उन्होंने जो सुझाव रखे हैं, मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा उनके सुझावों को संज्ञान में लें और उनका निस्तारण करें। हमें आज़ाद न्यूज़ के लिए हरिद्वार से चंद्रशेखर गोस्वामी की रिपोर्ट।